जब से नहीं फिर रहा ललित भैया साथियों, आज का कार्यक्रम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में मनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता और अगर मैं कहूं कि चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया भारतीय जनता पार्टी के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानवान पुरुष हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर के जो हमारा सौभाग्य है हमारे बीच में जोरदार ताली मैं स्वागत और अभिनंदन करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले भाई सत्तार प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ, हम सब जहां जितने बैठे हम सभी 10 जगह में समय में कहूँ तो कोई अतिशोक्ति न होंगे, ऐसे बलदेव राज शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जाएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बलदेव जी को लेकर आएगा इसी पंक्ति में हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे आदरणीय बहन ममता त्यागी जी का भी बहुत बहुत स्वागत और हमेशा आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ भाई अपने बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय बलदेव राज शर्मा जी का, कि आप भी मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगा अपने महानगर के महामंत्री पप्पू पहलवान जी का, जो कि महानगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम की मेन रूपरेखा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो लोग, उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ ये थी तो उन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। वो भी तो वीर है, वो भी शहीद है, शहादत दी उन्होंने देश के लिए। उनका सम्मान जितना किया जाए उतना कम है। मैं बताना चाहता हूँ अपने सम्मानित मंच को कि आज हमारे देश में 10 से
15 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने दंश को खेला है, जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के हमारे मोदी नगर में बसे। गोविंदपुरी हमारी एक जगह है, वहाँ पर मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, सबसे पहले अभिनंदन करें उनके लिए एक कार्यक्रम होगा। साथियों, अब मैं स्वागत की जो है श्रृंखला उसका आरंभ करना। आएंगे तो भी रहेंगे। चेयरमैन साहब आप भी ऊपर आ जाओ। विभाग के शहर की मोदी नगर देहात के अध्यक्ष बहन दीदी चौधरी जी से कहूँगा कि आए और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ममता बसंतिया के लिए स्वागत करें। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उनसे मिलकर आप भी आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री बड़े भाई सुभाष सांगवान जी से अनुरोध है कि आप भी आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। आदरणीय सुभाष सांगवान जी, जिले के महामंत्री किसान मोर्चे के, आप निरंतर संगठन में अपनी सक्रिय सहभागिता से संगठन को एक सेकंड से मंच पे विराजमान
नहीं, जिनकी पूरी दुनिया सुनने को आतुर रहती है, ऐसे श्री सुदासी जी हमारे बीच में है। बड़ा तारीफ जाकर सवाल करें। मेरा बेटा है, हमारा इंजीनियर है, वो जब न्यूज आती है तो सब चैनल देखता है। सुदासी जी चैनल करते हैं, कोई सुनता है तो सुनता है मेरा किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति हमारे बीच में है। बहुत अच्छी बात है। प्रिय बंधुओं, विभाजन क्या देश का हो या परिवार का हो या घर का हो, विभाजन हमेशा ही नुकसानी होता है। विभाजन को कभी भी आप ठीक नहीं चला सकते। कारण क्या है? विभाजन के बाद घरों में जो मनभेद हो जाता है वो कभी सब टूट हो जाता है। जो याद है जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, मेरी आयु लगभग 10 वर्ष थी। मैं उस बात केरला में कर नहीं गया, मैं दिल्ली सब ध्यान थोड़ा काम वहां पहुंचे। वो लोग जो जिनका भाई जरा प्यार करता था, जब सितंबर के एंड में ये कन्फर्म हो गया कि हिंदू हिंदुस्तान जाएंगे, मुस्लिम भाई पाकिस्तान आएंगे, सब कुछ हो गई। हमारा गांव जिला जंगली था, जिला ससोदा वहां से केवल 20 किलोमीटर दूर था। जैसे मोदी रहे करते क्या थे, 5-6 गांव के दूसरे में इकट्ठे हो जाते थे। आज चलो मैं आज जो है 1 लाख बात करना पड़ता है, 2 लाख नहीं सकते। हमारे पिताजी जो कि पंजाब के अंदर उर्दू में बोल रहा था, तो एक हिंदी की पाठशाला था जो हमारे नाना ने शुरू की थी। तो वहां के मौलवी हमारे पिताजी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने कहा पंडित जी आप बच्चों को ले जाओ, लेकिन आप भी आज लेकर जाओ। बोल क्यों? बोलो कल या हमला होने वाला है, कोई बचेगा नहीं। पिताजी ने अपने जो नजदीक 5-10 मित्र से पूछा भी ऐसे थे, मौलवी कह रहे हैं उन्हें की बात नहीं। कई राजा आए, कई गए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तुगलक आए, ये तो ना हम खैबर छोड़ कर देंगे। जहाँ हमारा कारोबार है, खेती है, दुकानें हैं, फैक्ट्री है, ये सब छोड़ कर देंगे। क्या मतलब? ठीक है, थोड़ी जरूरत करनी है, ठीक हो जाएगी। फिर भी जो 4-5 लोग थे वो नजदीक चलते हैं, पास से जिला 20 किलोमीटर पे आ जाएगा। वहां जितने जमींदार लोग थे अधिकतर वो हिंदू थे, जैसे भाई थे। तो हमारा जो हमारी जमीन थी पाकिस्तान में एक छुट्टी दिया। एक मोहम्मद अली का लिखता था, पिताजी मोहम्मद की गली चालू थे, हिना तस्वीर में ये शांति हो जाएगी, हम वापस आएंगे। तो बैलों को गाय को भैंस को गाय करते रहना, पानी देते रहना, हम आ जाएंगे। जब बस हुई थी तो एक जगह थी गोदा पसंद प्लस गोदा में उसका जन्म में हौसला 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो खाने पीने सामान लोग घर में था, रोड होते थे, सिक्के होते थे, कुंजी में रख लिए। उन्हें चलो भाई, रास्ते में एक 3 किलोमीटर पे मोहम्मद से पिताजी की उनका आए आगे उससे फ्यूअल तब है आप आगे फ्यूअल देते हैं। उन्होंने कहा पंडित जी अभी आगे बन जाओ।
दोनों में बात हो रही है, आप राजी हो जाओ, सुबह आप चल जाना। हम लोग के साथ रात 2:30 बजे उनकी एक बहन ने पेट्रोल सीखना है, तो वो भाई मांगी उन्होंने पंडित जी बच्चों को लेके रात को निकल जाओ यहाँ से, तो जो सामान साथ नहीं है उसने को भैया की ये खराब होती है, तो उसे कुछ गाँव के लोग बुलाए, रात 3 बजे उठाया। हम वहाँ से कैंप में व्यवस्था ठीक थी, लाखों आदमी लाखों गाँव के वहाँ पे कैंप में 2-4 जिंदगी थी। लेकिन पंजाब में इन शहरों में RSS की शाखाएं थी, संघ की शाखाएं थी ना, वहाँ तो मेजोरिटी होने बची। जैसे हमारे गांव में हमारे छोटे भाई साहब मुझे 10 साल थे, वो उप शिक्षक के संघ के साथ, और जहाँ संघ की शाखाएं नहीं थी वहाँ भैया क्या होता है कि राष्ट्र लड़ जाएंगे, ट्रेन वो जाता जो गाँव और कैमरे आ गए टेंडेंसी तो गाड़ी चलाने लाभ एक बिना में पड़ा मिलेगी। जो गाँव शहर वाटर नजदीक थे वो पैदल का हवाला चलता था, पैदल का हवाला लाख 50 लाख हुए छोटी रहती थी, 2 साल पैदल। मेरी लड़की ब्याही गाजियाबाद में और पृथ्वीराज शर्मा की घर, पृथ्वीराज 16 वर्ष, उनका ज्वाइंट फैमिली थी परिवार में, उनके माता पिता चाचा ताऊ दाई मौसी मौसा भाई बहन 12 लोगों से एक है। और पृथ्वीराज जी को पूरा मारा, थोड़ा बड़े थे और उनको उठा के गाँव में डाले। जो गाँव आ रहा था किसी देखा भाई बच्चा निकाला खड़ा हाथ नहीं निकाल, वो बचा ले रहा है पाने के लिए अखीर तक वो जब भी आ रहा था पृथ्वीराज जी को थोड़ा भगवान जाता था। क्या होता हमारे राजा और होती दुआ होती की गाँव में मिलिट्री का सब दिखे मंदिर लो, सब दिल्ली जाओ। हम छोटे थे जब में पूरे लाहौर में दुआ इस प्रकार हम लोग जन्म जाके हिंदुस्तान पहुंचे और फिर कुशीनगर में 4 साल का ऐसे दिया, फिर जाके रिएप्लिकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग पहले आए, फिर आगे मिले फिर हमारा ऐसा तो ये दूसरी बात है। जो लोग पंजाब से आए कभी किसी डिग्री नहीं मांगी, मैंने से तो दूरी से स्टैंड किया और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का इतने आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ लोग हैं जो भी लेकिन वो अच्छा मैं सम्मान करती हूँ। मैं सामाजिक
कुछ देहरादून की। मैं सभी जगह थी और सभी जगह मैंने आपके पराक्रम को देखा, हाथ से काम करने की कला को देखा। मैं नमन करती हूँ और मैं सीखती हूँ अपने उन सिखों और पंजाबी भाइयों से। सर, आप बहुत विपरीत परिस्थितियों में आए और बहुत छोटे स्तर से आपने विभाजन के समय से काम करना शुरू करा और आदरणीय मंच को भी पता है और मैं स्वयं जानती हूँ कि आज देश की जीडीपी में, देश के व्यवसाय में, देश की डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हर फील्ड में आपका कितना सहयोग है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमें आपसे सीखना चाहिए आज के नागरिकों को कि विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं और देश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। छोटे छोटे बच्चों को जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, Who was the last viceroy British government in India? अंग्रेजों ने पूरे दुनिया पे अपना झंडा फहराया और हम वायसराय के रूप में उनके प्रतिनिधि यहाँ देशों में आते थे, हमारे देश में भी नियुक्त होते थे। आजादी के साल में किसी को नियुक्त जिसको होना था उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया गया और हमारे बच्चे ये बता देते हैं जनरल नॉलेज के क्विज में कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा उन्हें भी पता है या हमें भी पता है। जब भारत विभाजन विभीषिका पिछले सालों से मनाई जाने लगी तो मैंने भी थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा। सबका अपना अपना विभाजन के मत है। मुझे लगता है कि अगर कोई जिम्मेदार था तो ये जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक था और उनको जानबूझ के इसलिए भेजा गया था और इस उद्देश्य से भेजा गया था कि अगर झंडा ब्रिटेन का उतर भी जाए तो कोई बात नहीं, आधा हिंदुस्तान तो हमारे कब्जे में रहेगा। यानी जो विभाजन होगा और पाकिस्तान बनेगा तो वो पाकिस्तान हमारे साथ रहेगा, हमारा पिट्ठू बन के रहेगा। ये उद्देश्य था। यहाँ सबको अपने, मुझे लगता है बच्चों को भी जानकारी देनी चाहिए। और दूसरे किरदार मिस्टर जिन्ना, देश की आजादी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने उस समय के विभाजन से पहले का जो हिंदुस्तान था, उस समय के बहुत सारे लीडर्स ने ये इच्छा भी लगी कि हम हिंदुस्तान पे राज करें, हम हिंदुस्तान पे राज करें। और ये मिस्टर जिन्ना में भी बहुत अंदर से ख्वाहिश रही कि मैं पाकिस्तान बनाऊं और पाकिस्तान का राजा मैं बनूं और अपनी मनमानी शर्तों पे विभाजन करवाऊं। और ऐसा विभिन्न चीजों में देखने को मिला कि हमारी लीडरशिप जो कांग्रेस की थी वो भी लाचार हो गई, मजबूर हो गई, या अंत में उन्होंने भी एक साइलेंट हाँ करी। क्योंकि तब तो कांग्रेस ही होती थी, चाहे आदरणीय पटेल जी हों, नेहरू जी हों, सभी कांग्रेस में थे। तो कहीं ना कहीं इस आजादी की लड़ाई में हमारे कांग्रेस का जो लीडरशिप है, मुझे लगता है वो काफी थक चुकी थी, काफी बूढ़ी भी हो गई थी, युवा सोच नहीं बची थी। और जैसे जैसे अंग्रेजों की शर्त पे लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे कहा वैसा मान गए। शायद इसलिए कि आजादी 6 महीने, 8 महीने या 1 साल और डिले ना हो जाए और लीडरशिप औरों के हाथ में चली जाए। शायद इसलिए अगर उस समय कुछ संयम रखा होता तो निश्चित ही आज इतिहास कुछ और होता। आजादी क्यों मिली? कभी कभी सोचिए आप, अंग्रेजों के अंदर डर बैठ गया था कि सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति जो विदेश में जाके बहुत बना सकता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ सकता है, ऐसे हैं हिंदुस्तानी। ये दहशत बैठ गई थी अंग्रेजों के दिमाग में। ये दहशत बैठ गई थी कि भगत सिंह भी है, राजगुरु सुखदेव भी है, कितने महान लीडर थे जिन्होंने आजादी में अपनी जान की बाजी लगाई। वो डर बैठ गया था। तो आजादी तो मिलनी थी,
पता होगा कि इतना खून खराबा हो जाएगा तो मैं विभाजन ना करता, ना मैं अपनी स्थान ना करता, क्योंकि उनकी सबकी हाजिर। ये तो लीडरशिप को सोचना ही पड़ता है कि अगर किसी भी तरह का एजुकेशन होगा, विभाजन होगा, तो निश्चित ही खून खराबा होएगा ही होएगा। पास में बांग्लादेश देख लीजिए, आज क्या खून खराबे के बिना सत्ता चली गई? नेपाल में थोड़े दिन पहले, कई सालों पहले रॉयल फैमिली का क्या हुआ? क्या खून खराबे के बिना हो गया था? आसपास सब जगह हालात विपरीत हैं, लेकिन आज मैं धन्यवाद दे रही हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें संतुलित हैं, बावजूद इसके कि कल ब्रिटेन ये सोचता था कि पाकिस्तान मेरा पिट्ठू बना रहेगा, आज अमेरिका ये सोचता है कि हमारे चारों तरफ के जो देश हैं, जो सीमाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन पे किसी ना किसी तरह से काबिज हो जाए। कभी चीन सोचता है, कभी अमेरिका सोचता है, कभी यूरोप सोचता है, लेकिन ये लीडरशिप है आदरणीय मोदी जी की कि कोई आज आंख उठाकर भी हमारे हिंदुस्तान की तरफ नहीं देख पाता। भाइयों और बहनों, हमें अपना इतिहास जरूर याद रखना चाहिए। अगर हम महाराणा प्रताप को भूल जाएंगे, राणा सांगा को भूल जाएंगे, बंदा बहादुर को भूल जाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई, पूरा देवी को भूल जाएंगे, तो निश्चित ही हमारा भविष्य भी उज्जवल नहीं होने वाला, क्योंकि भूतकाल की पत्थरों पे ही भविष्य की इमारतें खड़ी होती हैं। हमें खुद को भी, अपनी नई जनरेशन को भी अपनी कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन के साथ साथ अपने महापुरुषों के बारे में भी बताना चाहिए कि उन्हें पता हो कि आजादी की कीमत क्या है। नहीं तो आजादी को वो जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, और ये नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। आप काफी देर से बैठे हैं, तिरंगा की जो रैली थी उसके कारण से हमें आने में थोड़ा विलंब हुआ। आप सभी यहाँ बड़ी देर से बैठे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पास्ट को याद रखेंगे, हम अपने विभाजन को याद रखेंगे, और हिंदुस्तान को एक खूबसूरत देश बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए जो हमारी सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें इतना इतना सहयोग जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये लाइन से खड़े हो जाए। जिस पाकिस्तान की वो उनके सामने सच होने जा रहा है। सिर्फ दो भारत के पीड़ित होने की योजना पर मोहर लग गए। भगवान राम के बेटे नर का बसाया लाहौर, ढाकेश्वरी माता का मंदिर ढाका, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना, अब दो टुकड़ों में बनने जा रहा है।
मासूम और निर्दोष जन जिस पर यह विभाजन कहर बनकर बनने वाला था। 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था। अंग्रेज से पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके, लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल और पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा। विभाजन का जो काम अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए, वो 1947 में करने में कैसे सफल हुआ? तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से बनाती है, वो है कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध के बीच 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म संयुक्त बंगाल के ढाका में। बंग आंदोलन के बाद जन्मी मुस्लिम लीग 1909 में मार्टिन लुथर सभा के नाम पर प्रथम निर्वाचन प्रणाली मांग से शुरू करके अगले 30 साल अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पर भारत को मिस्र के नाम पर बांट कर रहा है। 1920 के तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाए गए कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन में मुस्लिम कट्टरपंथियों को यकीन दिलाया कि वे अपनी गैर जरूरी मांग पर भी कांग्रेस के नेतृत्व को मना सकते हैं। इसके बाद 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग इस्लामिक राष्ट्र की रूपरेखा की। इकबाल की कल्पना के इस अलग इस्लामिक देश ने पाकिस्तान में सबसे पहले चौधरी मोहम्मद अली ने प्रयोग किया। जब 1935 के तीसरे गोल में सम्मेलन में चौधरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान अभी नहीं तो कभी नहीं नाम के पर्चे काटे और वही 7 साल बाद 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान नाम के अलग इस्लामिक देश का प्रस्ताव पास किया और 1947 में 10 लाख लोगों की लाश पर चढ़कर एक अलग इस्लामिक देश का और जिस भारत में 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं हो गया, वो भारत 1947 में भारत विभाजन नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस के जिन नेताओं पर लीग के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने समय में बिना भारत के लोगों को विश्वास में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। देश तोड़ने के स्कीम में हिस्सा भारत के कम्युनिस्ट में भी है। जब कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत को 14 राष्ट्रों का समूह बताते हुए भारत विभाजन मुस्लिम राष्ट्र के आत्मनिर्णय का अधिकार पता लगा। साल 1945 में अग्रणी कम्युनिस्ट सिद्धांत कॉमरेड जीवन का मुस्लिम लीग की मांग को न्याय संगत बताते हुए इसे उनके शब्दों में 1940 कम्युनिस्ट पार्टी ने यह देखना शुरू कर दिया कि तथाकथित सांप्रदायिक समस्या वास्तव में बढ़ती राष्ट्रीयताओं की समस्या है, जिसे आत्मनिर्णय के अधिकार के माध्यम से हल किया जा सकता है। यदि हम इसके प्रगतिशील साथ देखें तो पाकिस्तान की मांग वास्तव में पंजाब, खान, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी प्रांतों की मुस्लिम राष्ट्रीयताओं के क्षेत्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग है। जब देश का विभाजन हकीकत बनना तय हो गया, तब सर रेगलन को भारत और पाकिस्तान की सरहद तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेगलन इससे पहले कभी भारत नहीं आए। उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, मूल्य, तीर्थों के विषय में कोई जानकारी नहीं। 3 सप्ताह में तय कर लिया गया कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान। सदियों से एक जैसे इतिहास, भाषा, बोली, खान पान लिए रह रहे लोग गांव और शहर रातों रात 2 देश बन गए। करीब 1.5 करोड़ लोग रातों रात बेघर हो गए और करीब 10 लाख से अधिक लोग इस विभाजन के नाम पर काल के काल में समा गए। ये विभाजन जिसने आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में एक नए नरसंहार को जन्म दिया। शहर के शहर रातों रात खंडर में गए, शहर दर शहर दंगे और आगजनी शुरू हो गई। वो लोग जो हवेलियों में रहते थे वो अब रातों रात रिफ्यूजी बन चुके थे। अपना सब कुछ लुटा कर लोग सभी गर्मी और बरसात में मीलों तक फैले काफिले हजारों की तादाद में अपनी जान बचाकर चले आते थे। सबसे बुरा हाल महिलाओं का, जिन्हें इस विभाजन की सबसे क्रूर कीमत चुकानी पड़ी। सैकड़ों महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया गया। 1940 के दशक में भारत की ही भांति नरसंहार झेलने वाले यहूदियों की विभीषिका को
27 जनवरी को आज पूरा विश्व होलोकास्ट दिवस के तौर पर मनाता है। लेकिन इस विभाजन की कभी न भूली जा सकने वाली त्रासदी भारत की पूर्व की सरकारों ने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त का दिन विभाजित विभीषिका का स्मरण करने का दिन है। 14 अगस्त का दिन अटल जी की पंक्तियों को दोहराने का दिन है। यहाँ के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सत्यपाल प्रधान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, यहाँ के विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विनोद वैशाली जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सुचेता सिंह जी, महानगर महामंत्री श्री पप्पू मेहमान जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री मान सिंह गोस्वामी जी, वरिष्ठ नेता और हमारे बड़े पुराने परिचित आदरणीय बलदेवराज शर्मा जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सत्येंद्र त्यागी जी, कार्यक्रम के संयोजक नीरज त्यागी जी, रोहित अग्रवाल जी, जितेंद्र गुप्ता जी, विपिन मावी जी और सतवीर सिंह जी और जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा नीरज त्यागी जी और इस सभागार में उपस्थित महानगर और जिले के सभी पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पदाधिकारी और सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, अभी आप सबने एक लघु फिल्म देखी जिसमें कि विभाजन की विभीषिका का एक संकेत मात्र आपको समझ में आया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता एक सत्य है, परंतु वह सत्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके साथ विभाजन का जुड़ा हुआ ये खौफनाक सच भी हकीकत में समझा नहीं। और आप सबको पता है कि कई बार अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उस पूर्ण सत्य से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी आपने देखा कि वो आजादी जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक लोगों की जान गंवाकर और 2 करोड़ के लगभग लोगों के बेघरबार होने की कीमत, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा जनसंख्या का ट्रांसफर इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हजारों सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि साल 6 महीने के अंदर 2 करोड़ लोग इधर से उधर चले गए हो, अर्थात 10 लाख लोगों की लाश और 2 करोड़ बेघरबार हुए लोगों की जिंदगियों की कीमत चुकाकर जो स्वतंत्रता मिली, यदि उसे कहा जाए कि बगैर एक खून की बूंद बहाए हमें स्वतंत्रता मिल गई, तो मुझे लगता है कि उन सारे लोगों की आत्मा को बहुत कष्ट होता होगा जिन्होंने ये कीमत चुकाई। इसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और अभी आपको अटल जी की कविता की पंक्ति जो बताई गई, उसी में उन्होंने इस कविता की पहली पंक्ति लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है रानी की शपथ। और वो लोग जिन्होंने विभाजन का दर्द सहा आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उन्होंने कभी विभाजन नहीं किया। जो हिंदू सिख जैन बौद्ध वहां पर फंसे हुए हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा था जिनकी लाशों पर पग आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी चुकी। हिंदू के नाते उनका दुख, हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली। अफसोस की बात यह है
जैसा भी बताया गया, यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ, 60 लाख यहूदी मारे गए, जिसको दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार के रूप में माना जाता है और इसमें कोई आपत्ति नहीं करता। कभी वहां जनवरी की सरकार ने यह नहीं कहा कि अगर हम जूस के होलोकॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो जनवरों की भावनाएं हाथ होंगी, मगर अफसोस भारत में इस प्रकार के विचार बन पाए गए और जहां न सिर्फ विभाजन को छुपाया गया बल्कि ऐसा बताया गया कि विभाजन करने वालों के मन में लाज नहीं होनी चाहिए, यानी जिसने गलती की उसके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, जो पीड़ित है उसके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, इसमें ना बताया। और यहां पर एक फैक्ट आप स्वयं समझिए, विभाजन का दोष जो लोग देते हैं, अभी दिखाया गया कि 2 जून और 3 जून को जब जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा की थी, उसके बाद 14, 15 और 16 जून 1947 को कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। यानी जिन लोगों ने अपनी पार्टी के अधिवेशन में विभाजन का प्रस्ताव पारित किया और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसमें कई ऐसे नेता थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेताओं ने बड़ा जोशीला भाषण दिया विभाजन के खिलाफ, और ऐसा लगा कि शायद ये प्रस्ताव नहीं पारित हो पाएगा, और उसके बाद गांधी, नेहरू और बहुत से ऐसे नेताओं ने अपने भाषणों के द्वारा उसको प्रस्ताव की तरफ ले गए कि जिन्होंने औपचारिक रूप से देश का विभाजन प्रस्तावित किया वो दोष दूसरों को देने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा भयानक मजाक भारत की वास्तविकता और विभाजन की विभीषिका के साथ है। यहां मैं एक और बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना 2 राष्ट्र का सिद्धांत कहां से है। सबसे पहले इस सिद्धांत की बहुत शुरुआती दौर में कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाकर पाकिस्तान के ऑफिशियल हिस्ट्री पढ़ें तो पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की सैद्धांतिक नींव सर सैयद अहमद ने रखी और उसको बेस बना कर कायदे आज़म ने पाकिस्तान का निर्माण किया। जो लोग यहाँ पे सिर्फ फैक्ट समझने जरूरी है, जो लोग वीर सावरकर और अन्य प्रकार की बातें करते हैं उन्हें बताना चाहता हूं, दिसंबर 1887 सर सैयद अहमद ने लखनऊ में एक स्पीच और मार्च 1888 में मेरठ में एक स्पीच, जिसमें उन्होंने बहुत साफ कहा कि अगर अंग्रेज कभी देश को छोड़ के जाते हैं तो उन्हें तय करना होगा कि देश किसका रहेगा। ये उनके वर्ड्स है स्पीचेस में कि हमने इस मुल्क पर हुकूमत की है, और उन्होंने बोला हमने इस मुल्क पे नहीं, हमने अरब और स्पेन पर हुकूमत की है, हम हिंदुओं की प्रजा बन के नहीं रह सकते और इस मामले में हम साथ साथ नहीं रह सकते। तो ये निर्णय उस कलम से होगा जो कलम देशों की सीमाएं तय करती है, यानी कि धर्मवाद। तब आप बोला जा रहा दिसंबर 1887 और मार्च 1888 वीर सावरकर का जन्म हुआ 1883, यानी जब सावरकर भी 4 साल के नहीं थे तब ये भाषा बोली जा रही है, और उसके बाद दोषारोपण किसी और के ऊपर करने का प्रयास किया। आपने देखा, और इतना ही नहीं, उन्होंने इन बातों का वर्णन एक किताब में लिखा है जिसका नाम है जो 1857 के क्रांति के ऊपर थी, जिसको वो बगावत कह रहे थे। उस किताब का नाम था रिसाला-ए-अख़बार बगावत-ए-हिंद, जिसमें उन्होंने कहने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार को के खिलाफ जो भी रिपोर्ट है उसका हिंदुओं से लेना देना है, उसका मुस्लिमों से कोई लेना देना। अब आपने देखा अभी इस फिल्म में आपको दिखाया गया कि 1905 में विभाजन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बाद में सक्सेसफुल क्यों हो गया, और आज उसकी रिलेवेंस क्या है, आज उसकी प्रासंगिकता क्या है। देखिए जानते क्यों हुआ, जब कट्टरपंथी ताकतों के आगे शॉर्ट टर्म राजनीति यानी छोटी सियासत के लिए, तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए लोग समझौते करने शुरू करते हैं तो उसका अंजाम मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुस्लिम लीग ने जो इन्होंने बताया था 1909 में लिखते मोहम्मद रिफॉर्म्स ने ये कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र होने चाहिए, और 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टेड की मांग करी। और आप में से बहुत से लोग अगर ना पता हो तो मैं बताऊं कि जानते हैं उस समय भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का नाम जैसे आज होता है सामान्य सीट और आरक्षित सीट,
उस समय कहा जाता था मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र और गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र। मानो कि यह देश मुस्लिमों का हो, इसलिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम कहा जा रहा है। जब इतना हौसला बढ़ गया, उसके बाद जानते क्या हुआ? अगला स्टेप, जिन्ना ने कहा कि अब मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, क्योंकि महात्मा एक हिंदू था। और आपने देखा होगा, जितनी फिल्में आपने देखी होंगी, जिन्ना ने कभी महात्मा गांधी से हमने सुना होगा, ये ऑलवेज मिस्टर गांधी और इमोटल। अब आइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में, टर्की में खलीफा को बेदखल कर दिया गया। अरे भाई, टर्की में खलीफा चला गया, उसका हमसे क्या मतलब? मगर यहां अली दुरुस्त ने एक आंदोलन किया, कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। किस बात का? कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जब ब्रिटेन ने टर्की के खलीफा को पद से हटा दिया है, तो चूंकि टर्की का खलीफा मुस्लिमों के धर्म गुरु की तरह उसे दोबारा बनाया। और इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कि टर्की की जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। वहां मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक डेमोक्रेटिक सरकार आ गई, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना से थोड़ा इतना बड़ा उदाहरण आप नहीं दे सकते कि टर्की की जनता उसको मान नहीं कर रही है और हिंदुस्तान में मान रही है। और यही वो सोच है अगला 100 साल के बाद भी। आप सोचिए, 2012 में हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश के भिन्न शहरों से लेके मुंबई के आजाद मैदान में तोड़फोड़ की गई थी कि रोहिंग्या मुस्लिम बर्मा में मारे जाते हैं। फेसबुक की एक पोस्ट के आधार पर, जबकि फैक्ट ये था कि वो रोहिंग्या मुस्लिमों की फोटो नहीं थी, वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की फोटो थी। और मैं ये भी कह रहा हूं, अगर कुछ हो भी रहा था तो उसका आजाद मैदान से क्या लेना देना कि बर्मा में रोहिंग्या मारे जा रहे हैं। आपने देखा, वो सोच आज भी है। हमास के पक्ष में रैलियां होती हैं, हमास के पक्ष में नारेबाजी होती है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी हमास के पक्ष में नारे लगाता है। केरल में हमास के पक्ष में रैली की जाती है और फिलिस्तीन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पर 100 साल पुराना मर्ज है और इसके बावजूद उसे कोई समझ नहीं। अब आइए अगला स्टेप। 1920 में आने के बाद जिन्ना ने कहा मैं वंदे मातरम नहीं हूं, फिर कांग्रेस से समझौता किया। यानी पहले मुझे अलग इलेक्ट्रेट चाहिए, फिर खलीफा का समर्थन करो, महात्मा नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और आप पीछे हटते चले गए, हटते चले गए, हटते चले गए। और अंजाम क्या हुआ? जो समझौता 1960 में हुआ था, 30 साल के अंदर इस देश का विभाजन। मगर आपको बात पता है, आप सबको लगता होगा कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र थे, इसमें तो वही होंगे आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ऐसा नहीं। 1946 की 45 की जो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए, जिस समय विभाजन का विषय बहुत साफ आ चुका था। और एक और बात समझिए, वो बिजली पानी सड़क और रोटी कपड़े के लिए मुद्दे पर चुनाव नहीं थे, वो महंगाई बेरोजगारी के लिए चुनाव नहीं थे, वो सीधे इस बात के लिए थे कि आप पाकिस्तान बनने के पक्ष में हैं या विरोध में। और यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है, यहां 73 सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी। उसमें से कितनी थी? 64। असम में 14 में 14। आज का जो बंगाल बांग्लादेश था, उसमें 119 रिजर्व सीटें थी मुस्लिम्स के लिए, उसके लिए 113। अब आइए ना, आप कहेंगे चलिए उसमें कुछ हिस्से चले गए। पंजाब में आप कहेंगे मेजॉरिटी मुस्लिम ने जीता, मगर उसमें आधा पंजाब और आधा बंगाल चला गया। तो मैं आपको बताता हूँ, दक्षिण भारत मेड्रास प्रेसिडेंट, जिसमें आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और कुछ हिस्से आंध्र के आते हैं, 30 सीटें रिजर्व थी, 30 की 30 मुस्लिम लीग थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात आता है, 30 सीटें रिजर्व थी, 30 की 30 जीती। और जानते कितना वोट मिला था मुस्लिम लीग को? मिनिमम 89% से लेके 95%। कांग्रेस को मिला था लगभग 4.5%। यानी 95% मुस्लिम ने पाकिस्तान बनने के पक्ष में मतदान किया। ये एक फैक्ट है। आप
में से कितने लोगों को पता है कि 1946 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिन्ना कहां से चुन के गए? न लाहौर से, न कराची से, न रावलपिंडी से, न पेशावर से, न ढाका से, न चिटगांव से, मुंबई से चुन के गए। मुंबई की बाईकुला से। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पाकिस्तान में जो पहला प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली, वो कहां से चुन के गया? आपके बगल में मुरादाबाद से चुन के गया। आप सोचिए इस सच को कितना दफन किया गया है, और क्या 95% लोग चले गए? नहीं जी। 1941 की सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसमें आज का लगभग पूरा उत्तर प्रदेश आता है, मुस्लिमों की आबादी थी 15.3 या 4%, और 1951 में थी 14.4%, 1%। इसलिए इस हकीकत को समझना चाहिए था। और जो आज का पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन प्रोविंस, जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, वहां मुस्लिम लीग चुनाव हार गई, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। आज जो पाकिस्तान का सिंध है, वहां मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिली, पंजाब में मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिली। और एक बार आपको फैक्ट बता दूं, जो दुष्प्रचार किया जाता है ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, कि वो झूठ है। 1942 में हिंदू महासभा ने आज के बांग्लादेश में प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी, उसको समर्थन दिया। प्रजा कृषक पार्टी के नेता थे फजलुल हक। 42 में प्रजा कृषक पार्टी के नेता थे, 46 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन। यानी कोई नेता पहले कांग्रेस में रहा हो और आज भाजपा में आ जाए, उसका तो कांग्रेस का सब कुछ किया जा रहा जाएगा, वो पहले भाजपा ही थोड़ी मान लिया जाए। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि फैक्ट क्या था और छुपाया गया। और ये बात मैं बहुत नहीं बोल रहा। आज हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसने देश का विभाजन करा। आज इस देश में मुस्लिम लीग है, और केरल में उसी मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, और इंडी गठबंधन की सदस्य और केरल में प्रमुख घटक है। वो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है। मैं बताना चाहता हूं इस मुस्लिम लीग की चेहरा बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती। इस मुस्लिम लीग की स्थापना मार्च 1948 में हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल 47 से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। आजादी के बाद चेहरा बदल लिया, फितरत नहीं बदली। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1978 में या 79 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर्ड हुई कांग्रेस आज अपने को 1885 वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, तो मार्च 1948 में आज के ये नया नकार चढ़ाकर आई हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वही जिन्ना की मुस्लिम लीग है। 1947 में भी उसके सारे नेता वही थे, पीजे बोकर साहब, मोहम्मद इस्माइल, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेता थे, वो इस मुस्लिम लीग के नेता बन गए। और फिक्र नहीं करते 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में इसी मुस्लिम लीग के लोग, वही लोग जिन्होंने 48 को मुस्लिम लीग बनाई, उन्होंने क्या डिमांड किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र फिर दे, यानी वही 1916 में। और जानते हो कैसे थे निर्वाचन क्षेत्र सेपरेट इलेक्टेड? वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं थे, जैसे आज SC ST के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वोट को सब कर सकते हैं ना। वो मुस्लिम्स के लिए ऐसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें वोट सिर्फ मुस्लिम करें, यानी उनकी कानून में हिंदुओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। और 28 अगस्त 47 को फिर ये डिमांड की गई। और कोई जाके संविधान सभा की डिबेट को देख ले तो सरदार पटेल ने बहुत नाराज रह सकते। और 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भी सरदार पटेल ने कहा कि इस देश में 3 से 4 करोड़ मुस्लिम हैं, लगभग सभी ने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया है। ये सरदार पटेल के शब्द हैं, और उनकी आवाज में भी वो आज भी अवेलेबल है, आप जाकर सुन सकते हैं। मैं नहीं मानता कि एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो होना था वो हो गया। अब
ये अलग पहचान, अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग नियम कानून की बात मत करो। बात इसकी करो कि इस देश में साथ में रहकर कैसे विकास कर सकते हो। ये सरदार पटेल की सोच थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सोच ये। और जो मुस्लिम लीग की सोच थी कि अलग सब कुछ रहना चाहिए, वो सोच आज हमारे विपक्षी दल और जनता कांग्रेस में चला है। आप ये सोचिए ये कितनी बड़ी चुनौती थी। आप बताइए मुंबई की जिस बाईकुंडा सीट से जिन्ना 95% वोट पाके गए वहां 95% वोट चले गए, नहीं गए। आपको पता है पूरे भारत से कितने मुस्लिम आजादी की बात है? केवल 70 लाख, उसमें से 55-56 लाख केवल पंजाब से गए, रेस्ट ऑफ इंडिया से 14 लाख। और साउथ इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी जहां मुस्लिम लीग है, पूरे आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और कुछ हिस्सा आंध्र मिला के कितने गए? 18,000। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आवश्यकता की उस विचार को बदले। विभाजन विभूति का कोई आदत नहीं है कि अगर आप भूल गए, जो इतिहास को भूल जाता है वो इतिहास को दोबारा करने के लिए बाध्य होता है। और यहां पर एक और बात भी आपको बात करूं, जिस समय 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, मैं बता बंगाल का चीफ मिनिस्टर साहिब हुसैन सोहरावर्दी, आपको पता है आजादी के बाद वो 2.5 साल भारत में रहा, चोरा जिसने खड़े होकर नरसंहार करवाया क्योंकि उसकी तमाम जमीन जायदाद हिंदुस्तान में थी, उसे वो जमीन जायदाद सेटल करनी थी, उसको इनकम टैक्स का नोटिस दिया। नेहरू जी ने लेटर लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को कि वो उसको नोटिस न दिया जाए, इसका बड़ा गलत मायने निकाला जा रहा है और वो भारत में ही रहेगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स में मेंशन, और जैसे उसकी प्रॉपर्टी का मामला सेटल हो गया, फट से चला। आप सोचिए जो अभी हमारी विधायिका महोदया कह रही थी, कितनी लचक और कितनी शॉर्ट साइटेड और अपरिपक्व सोच थी हमारे नेतृत्व। और जो लोग विभाजन के लिए किसी और को जिम्मेदार बताते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं आजादी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़े विदेशी पत्रकार थे लियोनार्ड मोस्ले, उनको एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम पार्टीशन नहीं चाहते, मगर क्या करें हमारा नेतृत्व बूढ़ा हो चुका था। यानी अब और अधिक संघर्ष करना की क्षमता नहीं रहेगी। यानी उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बोला, उसका मीनिंग ये था कि अब जेल जाना और संघर्ष करना हमारे बस की नहीं रह गई थी। पर ये गांधी जी चाहते और स्टैंड लेते तो हम लोग फिर आंदोलन करने को तैयार थे। मगर इसका क्या हुआ, जब हमारी उम्र हो रही थी, इसका जो छुपा हुआ मीनिंग है वो ये हुआ कि हमारी उम्र हो रही थी, अब बहुत लड़ाई लड़ी सत्ता चली, तो देश का विभाजन इसलिए हुआ। और ये कितना दुखद हुआ, जिसे कह सकते ना, ये देश विभाजन का स्वीकार विधान नहीं होता तो आज देश का वंचन पाकिस्तान। और इसके बाद उन गलतियों से कोई सबक नहीं लिया गया, उन्हीं प्रवृत्तियों को बतलाया गया। मैं कहना चाहता हूं 50 के दशक में भारत में रहने वाला मुसलमान जो सरदार पटेल ने कहा उसके हिसाब से अपने को मानसिक रूप से बदलने को तैयार हो रहा था। याद करिए हिंदी फिल्मों के तमाम बड़े बड़े कलाकार जो मुस्लिम थे, उनको हिंदू नाम से फिल्म में आने में कोई गुरेज नहीं। दिलीप कुमार, अजीत, मधुबाला, जयंत, मीना कुमारी, बहुत सारे लोग थे, उनको इसमें कोई समस्या नहीं थी। उनमें से तो किसी ने नहीं मांग किया कि हमको अलग हमारे लिए बनाओ वक्फ बोर्ड, तो 1954 में बनवा दिया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्था नहीं, मदरसे खुलवा दिए नेहरू जी। फिर इंदिरा गांधी ने उन्होंने कहा नहीं आपको हम इनके लिए पर्सनल लॉ बना देंगे, 1970 में पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया। राजीव गांधी आए उन्होंने कहा पर्सनल लॉ तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर देंगे।
मैं इसलिए कहता हूं, और फिर नरसिम्हा राव आए तो वक्फ बोर्ड बना दिया गया नियम, मनमोहन सिंह आए तो वक्फ बोर्ड के नियम में वो प्रावधान कर दिया गया कि अगर वो कह दें कि आपकी जमीन उनकी है तो आप कोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा पूर्वांग नियम नहीं बन सकता था। आप सोचिए, जो बात मैंने पहले कही थी, आज विभाजन विभिन्नता को याद करने की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि इस देश को ये जो दो टुकड़े हुए, जो बाद में 3 टुकड़े हो गए, वो 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े तो इस्लामिक राष्ट्र बने और भारत संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। और आज हम उसे ईमानदारी से वास्तविक सेकुलर राष्ट्र में तब्दील कर रहे हैं। जिसको मेरे इस बयान पे आपत्ति हो तो मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में मुझे 2 सेकुलर, एक सेकुलर देश दिखाइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी होती हो, और यदि सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो तो संसद कानून बनाकर, पेशावरों के इस बात कर रहा हूं, शरिया को सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, मुझे एक सेकुलर देश बता देना, शरिया सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हो और वो सेकुलर देश है और मुस्लिम देशों में होता है। इसलिए वो जो आग से खेलने का खेल है वो आज भी खेला जा रहा है उसी प्रकार की कट्टरपंथी शक्तियों के साथ। और आप कहेंगे आज उसका मीनिंग क्या है? एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, बहुत लंबा विषय में करते हुए। हाल ही में संपन्न चुनावों में सबसे बड़ी जीत किस लोकसभा क्षेत्र से मिली आपको पता है? सबसे बड़े मार्जिन से रिकॉर्ड किस लोकसभा का? वो है असम की धुबरी सीट, जहां से कांग्रेस के रफीकुल हसन 10,25,000 वोट थे, 10,25,000 से लोकसभा जीते हैं। और असम में गया हो तो वहां की जन सामान्य की भाषा में धुबरी को मिली बांग्लादेश है। और उस सीट से पहले सांसद होते थे बदरुद्दीन अजमल, जो AIUDF के थे। AIUDF को प्रचलित धारणा में बांग्लादेशियों की सपोर्टेड पार्टी माना जाता है। वो चुनाव हार गए और कांग्रेस का प्रत्याशी 10,25,000 से जीत गया। और फिर मैं एक और बात कहूंगा, चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्या आर्टिकल लिखा जा रहा था? और फिर उस इलाके में सबसे ज्यादा वोट मिलता है, जिसके बारे में धारणा है कि घुसपैठियों के कारण सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज वहां हुआ है। इसलिए आप समझिए, ये कहानी 75 साल पुरानी नहीं है, आज भी हमारे सामने दिख रही है। और मैं एक और बात आपसे आगे कह दूं, ऐसा नहीं कि इस विभाजन से जिन लोगों ने पाया ये देश, उनके साथ क्या हुआ? पाकिस्तान बनाने का आइडियोलॉजिकल सेंटर कौन बना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लियाकत अली अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे, करनाल के रहने वाले। यानी उत्तर प्रदेश के और बिहार के मुस्लिमों ने जिन्होंने सबसे एक्टिव रोल प्ले किया, वो जो वहां गए क्या कराया है? मुहाजिर स्वीकार नहीं किया। जबकि इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर बना था पाकिस्तान, भारत हिंदू ब्रदरहुड के नाम पर नहीं बना। परंतु जो लोग यहां रिफ्यूजी के रूप में आए, वो आए, स्थापित हुए, प्रॉस्परस हुए और उन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तक बन गए। पर जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम के ऊपर, वो स्वीकार नहीं किया। और 25 साल नहीं, 2 नेशन पूरी 3 नेशन बदल गई। मतलब पाकिस्तान का मुस्लिम बांग्लादेश के मुस्लिम को स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि 1971 में आवामी लीग को ज्यादा सीटें मिल गई थी। तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा, जो लोग पंजाब में थे, पता नहीं कैसे पावर दे देंगे भाई, जिनमें से छोटे छोटे होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं। यानी नफरत के आधार के ऊपर जो इमारत खड़ी होती है, उसका अंजाम क्या होता है? आज पाकिस्तान में देख लीजिए, मस्जिदों में भी धमाके वही होते हैं। और आज मैं एक ऑन द लाइटर नोट एक बात करना चाहूंगा। हम सब ने, जो हमारी जनरेशन के, हमसे सीनियर जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने गाना जरूर बच्चों को सुनाऊंगा। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको हिंदुस्तान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान।
1954। अब इसी की नकल में पाकिस्तान में 1955 में एक मूवी बनी जिसका नाम था बेदारी, और उसमें इसी गाने को हूबहू नकल किया गया। आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी का हो जाना। और आप जानते हैं आज उसके ऊपर पैरोडी क्या बनी। मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में पैरोडी बनी, आप जाके नेट पे चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जहां प्लास्टिकों भी मिलती है अब कीमत में नान। प्लास्टिकों राइटर होती है ना, एक चीज वो नान की कीमत में मिलती है। तो कहते हैं आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जहां प्लास्टिकों भी मिलती है अब कीमत में नान की, ना बिजली ना पानी है और हिफाजत जान की, आओ बच्चों सैर कराएं। और यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस के बारे में कहता हूँ। 2008 में मैं अमेरिका में अमेरिकन काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोग्राम में गया, तो पाकिस्तान और इंडिया का डेलीगेशन एक कर दिया गया। तो उसमें से सिंध का MP था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। मैंने उससे पूछा 2008 में कि 60 साल आज़ादी हो गए, आपको क्या लगता है पार्टीशन अच्छा रहा या बुरा रहा? अगर पार्टीशन नहीं होता दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत होता, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होती, और आप लोग उस इकॉनमी पर कंट्रोल कर रहे हो। जानते उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा हम आजाद हुए ही कब? मैंने कहा आजाद नहीं हुए तो 47 में क्या हुआ? तो ये उसके वर्ड थे कि 47 में हमारे मुल्क का पावर सेंटर लंदन से शिफ्ट होकर वॉशिंगटन चला गया। 47 से पहले जो लंदन की हुकूमत तय करती थी हमारा मुस्तकबिल वो होता था, अब वॉशिंगटन जो तय करता है वो हमारा मुस्तकबिल है, अब पीजी जो तय करता है हमारा मुस्तकबिल है। तो जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन दिखाया था, अब उनका रिएक्शन क्या हो रहा है वो आप जाके खुद ही देख सकते। इससे ये भी समझ में आता है कि इतिहास में जो गलतियां की जाती हैं और आज की परिस्थितियों में वो गलतियां हमसे न दोहराई जाए। और अंत में ये भी कहना चाहूंगा कुछ चीजों से सीख भी। इन चुनावों में हमें क्या सीख? ये केस स्टडी पॉलिटिकल एनालिसिस होगा कि एक समुदाय को ये कहा गया तुम्हें गैस मिल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मकान मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है उसकी तरफ मत देखो, तुम्हें किसान सम्मान निधि मिल रही है उसकी तरफ मत देखो, मजहब तुम कहां तक उधर हो? फिलिस्तीन और हमास तक उधर। दूसरे से कहा गया तुमको मिला ये मत देखो, तुम आपस में लड़े रहो, उत्तर और दक्षिण में लड़े रहो, तमिल और हिंदी में लड़े रहो, उत्तर भारतीय मराठी में लड़े रहो, अगड़े और पिछड़े में लड़े रहो, और जनरल और शेड्यूल कास्ट। यानी विभाजन के बीज आज भी बोए जा रहे हैं। तब सांप्रदायिक विभाजन के बीच से आज क्षेत्र, भाषा, वर्ग और जाति के विभाजन वही शक्तियां हो रही है जिन्होंने इस देश का सांप्रदायिक विभाजन करके एक हिस्से में हुकूमत की। आज मुझे लगता है कि भाषा, क्षेत्र, वर्ग और जाति में विभाजन करके कोई तो कोई सत्ता का टुकड़ा मिल जाएगा, हमारे लिए वो काफी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों की गाते थे सत्ता में आने से पहले कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले, टल गया सर से का भार कैसे मान ले। आज स्थिति है कि राष्ट्र को है दो, स्वार्थ है ये तो मंत्र सार, वर्ग जाति भेद अब बढ़ रही है कलुषता। इस अमा के तिमिर को, अमा कहते हैं रात्रि को और तिमिर मतलब अंधकार, इस अमा के तिमिर को अग्निमा के अमा टल गया सबसे हो गए सब साकार कैसे। तो हमें ये संकल्प ध्यान रखना है और वो शब्द कैसे साकार होंगे, हमें अपनी युवा पीढ़ी को भी समझाना है। इसी कविता की अगली पंक्ति में कहता हूं, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सही है, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज इस विदेशी नकल को अस्मिता क्या मानते, डर गया सबसे मैं कहना चाहूंगा, ये मैंने शुरुआत इस विषय से की थी कि देश की स्वतंत्रता विभाजन विभिषिका के बगैर अवसर थी। तो मैं अंत यहां से करता हूं, जब हम इतिहास से सबक लें और भविष्य की तरफ देखें। आज भारत दुनिया का यंगेस्ट देश है, सबसे युवा देश है, तो ये भी हम सत्य है, हम सबसे युवा देश, सबसे प्राचीन संस्था वाला देश।
पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट। और इसीलिए इसमें दिखाया गया कि अटल जी की कविता की जो आखिरी लाइन थी कि स्वतंत्रता को सार्थक कर ले, कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसमें पाए। और ये आश्वस्त है जब वक्त आ गया है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृतकाल में वो समय आया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक 2047 तक गदवाई हिंद का ख्वाब देख रही है और एक 2047 तक भारत को विश्व पटल पर विश्व बंधु के रूप में स्थापित करके विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रही है। अब हमें तय करना है कि जो कुछ हुआ पूर्व में उसको छोड़िए और जो सामने दिख रहा है उसको समझिए और नए संकल्प के साथ आगे बढ़िए। ये कहते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक स्वर्णिम अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और एक शानदार भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस हमें वर्तमान में कोई गलती नहीं करनी है। गौरवशाली था भूत यानी भूत का पास, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालेगा उसे तो बढ़। कांग्रेस ने 25-30 साल के अंदर देश का विभाजन हो गया था। 100 साल बाद वही गलती दोहराई जा रही है। अगर 1920 में टर्की के खलीफा के साथ संबंध जोड़ा जा रहा था तो आज फिलिस्तीन और हमास के साथ जोड़ा जा रहा है। चूंकि आज के युग में इसलिए इसकी प्रासंगिकता बहुत है, इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारत के जन जन को जागरूक होने की आवश्यकता है। ये ऐसी शक्तियां बांग्लादेश में छोटी राजनीति, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के बाद में वहाँ हिंदुओं का नरसंहार जारी है, उस बारे में आप क्या? इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ नजर रखे हुए। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के नए केयर टेकर हैं मोहम्मद यूनुस, उनको शुभकामना संदेश में भी यह बात स्पष्ट है। मगर दूसरी तरफ आप याद करिए राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, उसमें बांग्लादेशी हिंदुओं का कोई उल्लेख नहीं है। मगर वो याद करिए हमास ने बड़ी अमानवीयता की है और वहाँ इसराइल में लोगों को मारा जा रहा है और उसके साथ ये किया जा रहा है। जानते हैं एक पूरा 10 लाइन का ट्वीट है, यहाँ एक लाइन नहीं। इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ये एक तरह से जो घाव हैं जो भर चले हैं उन्हें खोदने का प्रयास नहीं है। देखिए एक भाव नहीं, वास्तविकता में यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ था। होलोकॉस्ट दिवस मनाया जाता 27 जनवरी को, तो कोई जर्मन नहीं कहता कि मेरे ऊपर इस बात का आक्षेप आ रहा है। ये कोई क्यों अपने खिलाफ मानने लगा? ये वो मानसिकता है, सुनिए महोदय, लाल किला मेरे बाप का है, कुतुब मीनार मेरे बाप की। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि इंडिया गेट मेरे बाप का है और गेट वे ऑफ इंडिया मेरे बाप का है। उस मानसिकता को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। जो कहता है जब पूरे दे जा रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि वो अपने को उसी भाव से जोड़ता है जिन्होंने विभाजन करवाया। हमारे जो देश है उसका नेचर अलग है, उसमें इस तरह की बातें करना कहाँ तक उचित है? वही असली नेचर ही तो बता रहे हैं। जो आपने बात कही, इस देश ने जो कुछ सहा है, अगर इसके बाद भी कोई ये कहे, यानी जानते क्या हुआ? अभी कहा ना आपने यहूदियों की बात की, ईसाइयों की बात की। अब सुनिए, अगर कोई जर्मनी में ये कहे कि रूडोल्फ हेस, नाम सुना है आपने, हरमन गोरिंग, एडोल्फ आइकमैन और एडोल्फ हिटलर, इनका महिमा मंडित करना ही यहूदियों और जर्मनों के बीच सौहार्द का आधार बनेगा, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा एब्सर्ड और वाहियात बात नहीं हो सकती। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो लोग ये बात कहते हैं मैंने आज तक नहीं सुना। 15 अगस्त 1947 को पहली शनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। कोई सेक्रेटरी का सूरमा दिखाइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान करके आओ। उन्हें भारत कब मिला? 2001 में अटल सरकार में 50 साल कांग्रेस में नहीं मिला। क्यों भाई? भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उनके घर पे कोई गया? 2015 में वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता की शहादत की 85 वर्षगांठ, कोई गया हो बताइएगा?
मोदी जी ने बुला के उनकी पत्नी को भी बुलाया, सम्मान किया। याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में आपने बहुतों को देखा होगा, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में एक सेक्युलर नेता की फोटो दिखा लीजिएगा। इसलिए यहाँ मामला मजहबी नहीं है, यहाँ मामला वो है कट्टरपंथी सियासत, जिसने 100 साल पहले देश का बेड़ा गर्क किया था, आज भी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए। धन्यवाद।